नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि एवं मत्स्य क्षेत्र से। आइए अब एक एक क्षेत्र को और उनके लिए की गई घोषणाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाजार यानी ई नैम की। ई नैम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ये कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को परस्पर संबद्ध करता है। इसमें कई घोषणाएं की गई हैं, जैसे ई नैम के साथ 1000 अन्य मंडियों को एकीकृत करने की घोषणा की गई है। अब तक 18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 1000 बाजारों को एकीकृत किया गया था। ई नैम अब फसल कटाई के बाद की सेवाओं जैसे कि परिवहन, वितरण, छटाई, ग्रेडिंग और मूल्य श्रृंखला के साथ व्यापार प्रणाली को एकीकृत करके प्लेटफॉर्मों के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर रहा है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 से नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष के प्रारंभिक कोष में अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपए का निवेश करके इसे दोगुना करने की घोषणा की गई है। इस कोष का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज का विस्तार करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इतर इसकी स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करना है। आइए अब बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र की। आधुनिक मात्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का विकास करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 5 प्रमुख मत्स्य बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नदियों और जलमार्गों के तटों पर भी अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। समुद्री सिवार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री सिवार पार्क की स्थापना की जाएगी। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य रक्षा उद्योग के औद्योगिक सहयोग सहित हिंद महासागर में संसाधनों और प्रयासों का समन्वय करना है। इस सम्मेलन में भारत ने कहा कि वो हिंद महासागर क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणाली, हल्के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और गश्ती पोतों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं हिंद महासागर के महत्व के बारे में। हिंद महासागर होर्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि, बाबल मंदेब जल संधि आदि जैसे रणनीतिक बिंदुओं सहित महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री जलमार्ग क्षेत्र में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख वाहक है, साथ ही ऊर्जा, मत्स्य और खनिज संसाधनों का मूल्यवान स्रोत भी है। पायरेसी, आतंकवाद, तस्करी और अवैध हथियारों के प्रसार आदि का सामना करके तलाशी इत्यादि से सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाता है। इसके साथ बचाव कार्यों में सहायता करते हुए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका भी निभाता है। आइए अब भारत द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों को भी जानते हैं। समुद्री सुरक्षा और जलदस्यु रोधी अभियानों के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा पोतों की तैनाती की गई है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना के साझाकरण के लिए तकनीकी समझौते और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर समझौते संपन्न किए गए हैं। भारत द्वारा इंडो पैसिफिक डिवीजन की स्थापना की गई है। इसके अलावा ये बिम्स्टेक, IORA जैसे समूहों और क्वाड तथा आसियान जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देशों के साथ साझेदारी में शामिल है। इसके अलावा विजन सागर, प्रोजेक्ट मौसम आदि योजनाएं संचालित की गई हैं। नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में लिटिल अंडमान द्वीप के संधारणीय विकास का उल्लेख किया गया। नीति आयोग ने लिटिल अंडमान द्वीप पर एक नए ग्रीनफील्ड तटीय शहर का निर्माण करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सिंगापुर और हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रस्ताव में एक वित्तीय जिला, पर्यटन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष फॉरेस्ट रिजॉर्ट, प्रकृति उपचार जिले का विकास करना आदि शामिल है। ये क्षेत्र विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का काफी महत्व है क्योंकि ये सामरिक स्थल है। सामरिक दृष्टि से ये स्थान एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है जो मलक्का जलडमरू मध्य के बहुत पास है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखें तो ये 6 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि मत्स्यन, गहरे समुद्र में खनन आदि गतिविधियों का समर्थन करेगा। वहीं इस क्षेत्र में काफी पर्यटन क्षमता भी मौजूद है। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप युक्त और श्वेत रेतीले समुद्री तट, समुद्री जीवन, समृद्ध जैव विविधता आदि जो चिकित्सा एवं प्रकृति पर्यटन
पर्यटन के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा कई चुनौतियां और चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कनेक्टिविटी का अभाव, अपर्याप्त वायु एवं समुद्री संपर्क और अपर्याप्त डिजिटल कनेक्टिविटी। वहीं पारिस्थितिक खतरा देखें तो वृहद पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से द्वीपों की संवेदनशील पारिस्थितिकी के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है। जलवायु परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से निचले द्वीपों के जलमग्न हो जाने का खतरा विद्यमान है। द्वीप समूह पर स्थानीय जनजातियों जैसे कि ओंग, जारवा, सेंटिनलीज और शोम्पेन को खतरा है। प्रधानमंत्री द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई थी। ये घटना असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच हुई हिंसा के परिणाम स्वरूप घटित हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी गई थी। इसके जवाब में आंदोलनकारियों ने भी हमला कर दिया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस वजह से वहां मौजूद अनेक पुलिसकर्मियों और नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 110 दोषियों को आजीवन कारावास और 19 दोषियों को मृत्युदंड का आदेश दिया गया था। इस घटना का स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्व था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ रॉलेट एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अगस्त 1919 में प्रारंभ किया गया था। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन की आकस्मिक समाप्ति ने कई प्रभाव उत्पन्न किए थे, जैसे कांग्रेस पार्टी में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये नेता आंदोलन के आकस्मिक समापन से निराश थे। जनता के बीच असंतोष और असहयोग आंदोलन की असफलता ने आगे उग्रवाद को जन्म दिया। अगली खबर आत्मनिर्भर भारत से। सरकार द्वारा 3 पावर गियर निर्माणकारी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत महत्वपूर्ण ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय राशि 1500 करोड़ रुपए है। इन विनिर्माण क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे तटीय, भू आबद्ध और पहाड़ी राज्य। इसके तहत केंद्र द्वारा इन क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना और परीक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV का निर्माण किया जाएगा। इन निजी कंपनियों द्वारा विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित किए जाने के बाद इन्हें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके तहत मुख्य रूप से उन उपकरणों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें भारत में निर्मित किए जाने के बाद भी आयात करना पड़ता है। इस पहल के उद्देश्यों में शामिल है आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। इसके द्वारा वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा $2.16 बिलियन मूल्य के सौर फोटोवोल्टिक सेल, पैनल और मॉड्यूल का आयात किया गया था। इसके अलावा चीन पर निर्भरता कम करना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि पारंपरिक विद्युत उपकरण आयात पर होने वाले व्यय में चीनी उत्पादों की लगभग 1/3 हिस्सेदारी रही है। हरित और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, वैश्विक स्तर पर 3600 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की तुलना में भारत की बढ़ती प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की पूर्ति के उपाय करना शामिल है, जो कि लगभग 1149 किलोवाट आवर है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विदेशी मामलों से संबंधित शाखाओं के संचालन को आरंभ करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को निर्देश। केंद्र द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संबंधित शाखाओं या विभागों का संचालन प्रारंभ करने के लिए आग्रह किया गया है। ये विभाग या कार्यालय मौजूदा और संभावित विदेशी छात्रों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और साथ ही ये विदेशों में प्रचार गतिविधियों और ब्रांड निर्माण अभियानों में भी शामिल रहेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना है, जो भारत की वैश्विक रैंकिंग को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेगा। शीर्ष विश्वविद्यालयों की अपेक्षाकृत निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और शिक्षकों की कमी रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके तहत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय के सहयोग से राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके देश के प्रत्येक जिले को एक निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इन उत्पादों के निर्यात के समक्ष मौजूद अवरोधों का निवारण करना, विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्थानीय निर्यातकों या विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना,
भारत के बाहर संभावित खरीदार की पहचान करना, जिले में विनिर्माण और सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार का सृजन करना शामिल है। उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत के सभी जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला। हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद की प्रथम बैठक को आयोजित किया गया है। इसके तहत विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप के विपरीत रेडियो टेलीस्कोप द्वारा अदृश्य गैस की खोज की जा सकती है। इससे अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी जो कॉस्मिक धूल के कारण अस्पष्ट बने हुए हैं। इस प्रस्तावित टेलीस्कोप को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा और इसका संचालन रखरखाव और निर्माण स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया जाएगा। ये ऑब्जर्वेटरी रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अन्वेषण के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रिटेन में अवस्थित है। स्काउ के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ऑलिव रिडले कछुआ। जनवरी 2021 से ओडिशा के समुद्र तट पर कम से कम 800 ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की मृत्यु हुई है। हालांकि अवैध मत्स्यन को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। ऑलिव रिडले कछुए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के उष्ण जल में निवास करने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सर्वाधिक प्रचुर संख्या में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं में से एक हैं। ऑलिव रिडले कछुओं के लिए ओडिशा का गहीरमाथा विश्व का सबसे बड़ा आश्रय स्थल और प्रजनन स्थल है। कैम्प्स रिडले कछुए के साथ साथ इन समुद्री कछुओं की प्रजाति अपने अर्बिडा नामक व्यापक सामूहिक प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कछुए हजारों मादा कछुओं के साथ अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एक साथ पहुंचते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ऑलिव रिडले कछुओं को वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन्हें अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। बरगी 1741 से 1751 ईस्वी के बीच पश्चिम बंगाल में कई मराठा आक्रमणों का संदर्भ मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन समय में डकैती, लूटपाट और नरसंहार की कई घटनाएं घटित हुई थीं। ये शब्द फारसी बरगीर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोझ उठाने वाला। वर्तमान में बरगी शब्द का उपयोग क्षति पहुंचाने वाले बाहरी लुटेरों की टुकड़ियों के संदर्भ में किया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी। हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह प्रारंभ किया गया है। वे कर्नाटक के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वे गायकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध किराना घराना से संबंधित थे। वे गायन की ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थे, साथ ही भक्ति संगीत के अपने लोकप्रिय गायन के लिए भी जाने जाते थे। पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1975 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पुरातत्वविदों ने स्वर्ण की जीभ वाली कई ममी की खोज की। मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में 16 मानव शवाधान कक्षों की खोज की गई है और वहां शवाधान किए गए व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की ममी के जबड़े में स्वर्ण की जीवा लगी हुई थी। इससे पहले भी स्वर्ण की जीवा वाली ममी प्राप्त हो चुकी है। ये परंपरा प्राचीन मिस्र की इस मान्यता पर आधारित थी कि जीवन समाप्ति के बाद भी मृतक व्यक्ति में श्वास लेने और बोलने के साथ साथ खाने एवं पीने की क्षमता होती है। ये ममी 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, जब मिस्र पर मकदूनियों का शासन था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।